ना कहीं शायद पहली बार आज मैं सजाद गनी लोन साहब से अग्री करती हूँ। वो बीजेपी की गोद में नहीं पले हैं, वो बहुत सारी गोदों में पले हैं। जिस गोद में पावर होता है उसी गोद में जाके बैठ जाते हैं। हमारा मन करता है, बिल्कुल करता है, लेकिन हमें बोला गया है कि यहाँ के लोगों की जो इस वक्त डिसएम्पावरमेंट है, यहाँ के लोगों के जो इस वक्त हालात हैं, उनकी बात कीजिए, ये आपस में तू तू मैं नहीं कीजिए। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ तौसीफ हमदानी, विंग्स टीवी से बराह रास्त आपसे मुखातिब हूँ। इस वक्त मेरे साथ है इफ्रा जी, जो नेशनल कॉन्फ्रेंस की सोशल मीडिया इंचार्ज है। क्योंकि इस वक्त सोशल लाइफ जो ऑनलाइन पोर्टल्स है उन पे तकरीबन हर शख्स की ज़िंदगी है, और इस वक्त हम जब भी अपना फेसबुक या कोई भी सोशल मीडिया अकाउंट खोलते हैं उस पर हम तरह तरह की चीज़ें देखते हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस की जिम्मेदारी जो है सोशल लाइफ, इनकी जो लोगों के साथ इंटरेक्शन है नेशनल कॉन्फ्रेंस का, वो इफ्रा जी देखती है। इफ्रा जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू मुझे बुलाने। इफ्रा जी मुझे बताइए, नेशनल कॉन्फ्रेंस इस वक्त इलेक्शंस के लिए तैयार है क्या? देखिए, मैंने बार बार, मैं जब भी मुझसे सवाल किया जाता है, मेरा एक ही जवाब इसका रहता है, हमसे ऑपोजिशन की पार्टी से मत पूछिए कि क्या हम इलेक्शन के लिए तैयार हैं। अगर आपको पूछना है कि इलेक्शन के लिए तैयार कोई है कि नहीं है, ये सवाल बीजेपी से है, क्योंकि अगर वो तैयार होते तो इंतखाबात हो गए होते। चूंकि वो तैयार नहीं है, वो इलेक्शंस करा नहीं रहे हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस की तैयारी का अंदाज़ा आपको इसी बात से लग जाएगा। मैं 2 महीना 5 महीना पीछे नहीं जाऊंगी, अभी हाल ही में 1 महीना पुरानी बात है, हमारे इंतखाबात हुए करगिल के। उन इलेक्शंस में नेशनल कॉन्फ्रेंस ने बीजेपी को सिर्फ 2 सीटें दिलाई। 26 में से 26 सीटों में से बीजेपी 2 सीटों पे आके रुक गई, और नेशनल कॉन्फ्रेंस लार्जेस्ट पॉलिटिकल पार्टी इमर्ज हो गई और अपनी उन्होंने काउंसिल बनाई। ये अभी 2 साल 5 साल 10 साल पुरानी बात नहीं है, अभी 2 महीना पुरानी बात है। तो ये कहना कि इंतखाबात जो है, क्या आप नेशनल कॉन्फ्रेंस इंतखाबात के लिए तैयार है? हम तो तैयार हैं, हम तो डिमॉन्स्ट्रेट कर रहे हैं थ्रू इलेक्टोरल विक्ट्रीज के हम तैयार हैं। ये सवाल जाके बीजेपी से पूछे कि क्या आप तैयार हैं और क्यों नहीं तैयार हैं। जीत उरूज ज़वाल का हिस्सा होती है, एक तारीख रही है प्रधानमंत्री से मुख्यमंत्री तक आना। इस सफ़र में नेशनल कॉन्फ्रेंस ने तकरीबन 70-75 साल गुजारे। कैसा लग रहा है अभी, जब कभी मैं वो तारीख बनना चाहता हूँ जब कभी यहाँ प्रधानमंत्री हुआ करता था, इस वक्त चीफ मिनिस्टर है। इस सिलसिले में नेशनल कॉन्फ्रेंस अब अगर बीजेपी को 2 सीटों पे लाती है, लेकिन कभी जो नेशनल कॉन्फ्रेंस 80 सीटों पे थी, वो 2014 में 13 सीटों पे थी, उस पर क्या कहना चाहता है? पहली बात तो आपने कहा कि प्राइम मिनिस्टरशिप से आप लोग चीफ मिनिस्टरशिप पे आ गए। शायद इसमें आपको इतिहास पढ़ के देखने की ज़रूरत है कि ये किस दौर में हुआ। जब शेख मोहम्मद अब्दुल्ला साहब को जेल में बंद कर दिया गया था और बख्शी जैसी बी टीम को लाया गया था, ये उनकी देन है। जब उस वक्त दस्तखत किए गए आपकी बी टीम ने, जो आपका यहाँ पे पास हुआ करता था, एक छोटी सी बात है, एक पास हुआ करता था जम्मू कश्मीर आने के लिए, एक पास की ज़रूरत होती थी, वो पास कहाँ गया? वो सादिक साहब की देन है। जब वो चीफ मिनिस्टर बने तो उन्होंने उस पास को हटा दिया। ये ज़रूरी है समझने की बात कि जब भी आप जम्मू और कश्मीर की हिस्ट्री देखते हैं और देखते हैं कि इरोजन कैसे हुआ, ऑटोनॉमी का इरोजन कैसे हुआ जम्मू और कश्मीर के पावर्स का, उसमें जो बी टीम्स का सिलसिला 1953 से यहाँ चलता आ रहा है कि बी टीम लाना नेशनल कॉन्फ्रेंस को बंद करना, बी टीम लाना नेशनल कॉन्फ्रेंस को जेल करना, बी टीम लाना नेशनल कॉन्फ्रेंस को तंग करना, और उन बी टीमों के ज़रिए सेंट्रल गवर्नमेंट्स का और स्पेशली खसूसन बीजेपी का एजेंडा यहाँ पे फॉरवर्ड करना, वो हिस्ट्री समझने की ज़रूरत है। जहाँ तक आप कहते हैं कि आप इतने सीटों पे आ गए उस दिन, आज से पहले 20 साल 30 साल की बात आप क्यों कर रहे हैं? आज की बात आप कीजिए। मैं तो आप आज के इंतखाबात की बात कर रहे हैं ना। बी टीम की बात हुई तो कभी आप पीडीपी को आप पी टीम कहते थे, आज आप पीएजीडी में उनके साथ अलायंस में बैठे हो, एक साथ चेयर शेयर करते हो। देखिए, जहाँ तक पीएजीडी की बात है, वो आर्टिकल 370 के बचाव में और उसके लिए बनाई गई थी कि उसके लिए बात करेंगे, उसकी जो एक नुमाइंदगी होनी चाहिए। उसमें कोई भी हमारे साथ आने को तैयार है। उसमें तो सजाद गनी लोन साहब भी एक हमारा पार्ट थे कुछ वक्त तक। उसमें जो भी आर्टिकल 370 की बात करने को तैयार है, वो आने के लिए तैयार है। तो वो एक अलग मसला है। जहाँ तक पीडीपी की बात है कि आप क्या पीडीपी बी टीम है, ये आप आवाम से पूछिए। हमने कभी सजाद लोन साहब को भी बी टीम नहीं बोला, आवाम उनको बी टीम बुलाती है। उनको
मुझे लगता है आपको 2008 के इलेक्शंस के जितने भी खिताबात हुए हैं आपकी पार्टी की तरफ से वो आपने नहीं देखे होंगे। उनमें पीडीपी को कहा गया था कि ये अडवाणी साहब की देन है। देखिए ठीक है, अगर 2008 में नेशनल कॉन्फ्रेंस ने कहा था कि पीडीपी जो है उसको अडवाणी ने बना किया है, किस बिना पे कुछ बिना होगी जिस पे कहा होगा। आज खैर हालात अलग हैं, आज जम्मू और कश्मीर के हालात जो हैं उसमें बात करने की ज़रूरत है, यहाँ के लोगों के हकूक़ की। आज की बी टीमों में जब हम बात करते हैं और ये देखते हैं कि आज के अल्ताफ़ बुखारी का नाम क्यों नहीं लेते हो? हमने तो कब का, हम तो हर बार लेते हैं, क्यों नहीं लेते हैं उनका नाम तो बच्चा बी टीम में लेता है। आप ग्राउंड पे चले जाइए, उनको तो बच्चा बी टीम से बैट भी है, उनका निशान बैट है, वो वही मानते उसको। मुझे मे बी उनके लिए बी से बैट है तो उनका वो निशान है। यहाँ के अवाम के लिए बी टीम का मतलब है बी टीम, बीजेपी की बी टीम। ये तो मैं नहीं बोलती, आप अपना माइक डाउनटाउन में ले लीजिए, गांव में ले लीजिए, शहर में ले लीजिए, कुपवारा में ले लीजिए, उड़ी में ले लीजिए, छानापुरा में ले लीजिए, अनंतनाग में ले लीजिए, किसी भी इलाके में ले लीजिए और वहाँ बोलिए उनको, लोगों को बी टीम कौन है वो आपको बोलेंगे। हम पे निशाना साधना आसान है, लोगों का आप मुंह कैसे बंद करेंगे? बीजेपी की पॉलिटिकल पार्टी और अवाम जो है वो लोगों का मुंह कैसे बंद करेगी? चलिए हमें आप जेल में बंद कर देंगे, आपने इनको बी टीम कैसे बोला? आप अवाम का मुंह कैसे बंद करेंगे? 1 करोड़ लोगों का मुंह कैसे बंद करेंगे? जम्मू कश्मीर की सबसे बड़ी तारीखी जमात है ये और सबसे बड़ी पुरानी जमात है। आप पे ज़्यादा जिम्मेदारी आयद होती है और आपसे ज़्यादा सवालात पूछे जाएंगे, क्योंकि नेशनल कॉन्फ्रेंस की ये इखलाकी ज़िम्मेदारी है। इस वक्त 3 पार्लियामेंटेरियन बैठे हैं। अगर इस वक्त कोई इक़्तिदार में है तो वो नेशनल कॉन्फ्रेंस है जम्मू कश्मीर में, क्योंकि जम्मू की कश्मीर से 3 पार्लियामेंटेरियन जा रहे थे। आपका अकबर लोन साहब कहीं नज़र नहीं आ रहे। देखिए, पहली बात तो आप कहते हैं 3 पार्लियामेंटेरियंस हैं तो इसलिए हम इक़्तिदार में हैं। बिल्कुल नहीं, आप इक़्तिदार में तब होते हैं जब आपकी ये गवर्नमेंट होती है, क्योंकि 3 पार्लियामेंटेरियंस जो होते हैं वो कोई ऑर्डर पास नहीं कर सकते, वो सेक्रेटरीट में नहीं बैठते, वो सरकार नहीं चलाते। जम्मू और कश्मीर की सरकार जो है वो एलजी इंतज़ामिया इस वक्त चला रही है। जो 3 पार्लियामेंटेरियंस हैं, बिल्कुल ये 550 पार्लियामेंटेरियंस में से हमारे 3 पार्लियामेंटेरियंस हैं। याद कीजिएगा कि लोकसभा में 550 पार्लियामेंटेरियंस हैं, उसमें 3 जम्मू और कश्मीर के हैं। उन 3 में वो क्या ही कर सकते हैं, गिवन द फैक्ट कि सारे वोट्स जो हैं ऑलमोस्ट उनके अगेंस्ट हो जाते हैं। तो जहाँ 550 लोग एक तरफ हैं, यहाँ 3 लोग एक तरफ हैं, आप कह रहे हैं आप कुछ क्या नहीं कर रहे हैं। जहाँ तक उनके सवालात की बात है, चाहे हसनैन मसूदी साहब की बात हो, कौन सा ऐसा इशू है जो पार्लियामेंट में हसनैन मसूदी साहब ने नहीं उठाया? अकबर लोन के बारे में पूछा। अकबर लोन साहब जो हैं उनकी कुछ टाइम से तबीयत खराब रही है, वो कुछ टाइम से बीमार रहे हैं, ये कॉमन नॉलेज है। इनफैक्ट वो हॉस्पिटल में भी कुछ टाइम थे। जहाँ तक हमारे पार्लियामेंटेरियंस, तो बखूबी हमारे जो पार्लियामेंटेरियंस, चाहे फ़ारूक अब्दुल्ला साहब हों, इस उम्र में जिस तरह से उन्होंने नेशनल कॉन्फ्रेंस की, जम्मू और कश्मीर की हिस्ट्री को सामने लाया है, बार बार यहाँ की आवाम की बात की है, जिस तरह से हसनैन मसूदी साहब ने मेटिकुलसली एक इशू उठाया है, चाहे डेली वेजर्स का इशू हो, चाहे कंट्रैक्चुअल लेबरर्स का इशू हो, चाहे आंगनवाड़ी टीचर्स का इशू हो, चाहे दुकानदारों का इशू हो, चाहे एसएचजीज का इशू हो, चाहे एपटेक का इशू हो। जिस तरह से, मुझे बताइए ना, और किस पार्लियामेंटेरियन ने उस तरह से अपने लोगों की बात की है? आप मुझे बताइए कि ये इशू था जो आपके पार्लियामेंटेरियन ने पार्लियामेंट में नहीं उठाया। पीएचडी का क्या हाल है, अभी है कि? आई एम नॉट अ स्पोक्स पर्सन फॉर द पीएचडी। I am a part of the national conference and I am a panelist also for the national conference, so I'll speak for a national conference. पीएचडी जहाँ की बात आती है, उनके स्पोक्स पर्सन तारेगामी साहब हैं, आप उनसे सवाल कीजिए रिगार्डिंग, इट्स नॉट माई डोमेन टू गो देयर। इंडियन अलायंस के बारे में उमर साहब ने एक शगुफा छोड़ा कुफवारा में कि सब कुछ ठीक नहीं है वहाँ पे। क्या नेशनल कॉन्फ्रेंस का उनके साथ ठीक नहीं है या आपस में उनके साथ उनका ठीक नहीं है? दिस इज अगेन अ क्वेश्चन दैट यू हैव टू आस्क द इंडिया अलायंस स्पोक्स पर्सन्स।
उस ग्रुप में मतलब इवन आई एम अ पार्ट ऑफ द इंडिया अलायंस ग्रुप, बट व्हाट आर द स्पेसिफिक प्रॉब्लम्स विद इन द ग्रुप? कोई भी ग्रुप हो उसमें प्यार भी होता है, टक्कर भी होती है, इश्यूज भी होते हैं, तो कहाँ पे काम करने की ज़रूरत है, किस तरह से इसको आगे बढ़ाने की ज़रूरत है? आई थिंक सीनियर मेंबर्स ऑफ द इंडिया अलायंस ग्रुप आर इन अ मच बेटर पोजिशन टू रिस्पॉन्ड टू दिस क्वेश्चन, and Umar Saab is a much better person to ask this question to. As I said, I am not a spokesperson for the India Alliance group or for the PAG or any other group. आप जम्मू और कश्मीर की बात करें, यहाँ की अवाम की बात करें, नेशनल कॉन्फ्रेंस की बात करें, उसमें मैं आपका हर सवाल जवाब देने को तैयार हूँ। तकरीबन नेशनल कॉन्फ्रेंस की तीसरी पीढ़ी अब सियासत में है, चौथी पीढ़ी आ रही है। मुझे एक बात बताइए सर, नेशनल कॉन्फ्रेंस की मैं हूँ, मैं कौन सी पीढ़ी हूँ सर? मेरा सब नेशनल कॉन्फ्रेंस इज नॉट जस्ट वन पर्सन, नो. No political party is only one person. National Conference as a political party has every member of a party is a member of the party. Please tell me sir, मैं कौन सी पीढ़ी हूँ? मुझे बताइए, मेरे फादर का नाम क्या है, बताइए मुझे, आप बताइए। नहीं, आई एम नॉट गोइंग टू लेट गो ऑफ दिस क्वेश्चन। मुझे बताइए मैं किस खानदान से हूँ, मुझे बताइए मेरा बाप कौन सा मिनिस्टर था, मेरी मदर कौन सी मिनिस्टर थी, मैं किस खानदानी मिनिस्टरों के घर से आती हूँ, मेरा घर में कौन से ऐसे पॉलिटिकल लोग थे जो यहाँ पे जिन्होंने 10 साल हुकूमत की। अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस के मेरे जैसे इंसान के लिए खुले थे, जिसका कोई सियासी बैकग्राउंड नहीं था, जिसके पेरेंट्स या फैमिली में कोई दूर दूर तक मेरी माँ और मेरे फादर या कोई भी थे, वो तो दूर दूर से पॉलिटिक्स से वाबस्ता नहीं थे, अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस के दरवाजे मेरे जैसे इंसान के लिए खुले हैं, तो नेशनल कॉन्फ्रेंस के दरवाजे उसके लिए खुले क्यों नहीं होने चाहिए अगर उसका बाप मिनिस्टर होता? अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस के दरवाजे आपके लिए खुले हैं, आप कल को बोले आई वांट टू लीव जर्नलिज्म, मैं पॉलिटिक्स ज्वाइन करना चाहता हूं, जो अवाम हमारी है, अगर वो कहेंगे हम छोड़ना चाहते हैं अपना काम, हम पॉलिटिक्स ज्वाइन करना चाहते हैं, अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस के दरवाजे आपके लिए मेरे लिए खुले हैं, तो अगर किसी का फादर मिनिस्टर था, बाप एमएलए था या कोई पॉलिटिकल वर्कर था, उसके दरवाजे बंद क्यों, उसके लिए हमारे दरवाजे बंद क्यों होने चाहिए सर? आप बता दीजिए मुझे। सियासी तौर पर ये जिम्मेदारी, मैंने आपसे ये सवाल क्यों पूछा था, अगर आप देखेंगे कि उमर साहब ने एक बयान दिया था कि मेरे बाद शेख खानदान से कोई और नहीं आ रहा है, मैं बस ये कंफर्म करने के लिए पूछ रहा था कि कोई और आ रहा है। पहली बात तो मैं किसी की पर्सनल स्पोक्स पर्सन नहीं हूँ कि मतलब अगर उमर साहब की फैमिली में से कोई आ रहा है, मैं उनकी फैमिली मेंबर्स की मतलब मैं उनके लिए उनका ये निजी डिसीजन होगा, पर्सनल डिसीजन उन लोगों का होगा। आप ये सवाल स्किप भी कर सकते नहीं, आई विल नॉट स्किप एनी क्वेश्चन सर। मैं किसी की पर्सनल, मैं नहीं बोल सकती हूँ कि उसका पर्सनल इरादा क्या है। आई डोंट नो आपका पर्सनल इरादा क्या है, आप उसके बाद जॉब करेंगे, क्या करेंगे, सिविल्स लिखेंगे, क्या करेंगे, लेकिन मैं बात कर सकती हूँ, मैं किसी की पर्सनल बात नहीं कर सकती हूँ, मैं बात कर सकती हूँ नेशनल कॉन्फ्रेंस के लिए, हमारी तंजीम के लिए। हमारी तंजीम के दरवाजे अगर इफ्रा जान के लिए खुले थे, जिसे पहले दिन स्पोक्स पर्सन बनाया, जिसका कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड नहीं था, अगर हमारी तंजीम के दरवाजे उन हज़ारों लोगों के लिए खुले हैं जिनका कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड नहीं है, हमारी तंजीम के दरवाजे उनके लिए भी खुले होंगे जिनका एक सियासी बैकग्राउंड होगा। हमारी तंजीम के दरवाजे, नेशनल कॉन्फ्रेंस की तंजीम के दरवाजे हर किसी के लिए खुले हैं। उसमें जो भी आना चाहे हम उनका खुले दिल से स्वागत करेंगे, चाहे आप हो, चाहे हमारी आवाम हो, चाहे उस तरह से करेंगे जिस तरह से मेरा एक कम्प्लीटली नॉन पॉलिटिकल इंसान का इस तंजीम में वेलकम किया गया था। सजाद गनी लोन कुफार आए परसों जब आपका जलसा, उसके बाद उन्होंने कहा कि मैं उमर साहब, मैं बिल्कुल कोड करता हूँ उनके वर्ड्स, उन्होंने कहा मैं उमर साहब की तरह बीजेपी की गोद में नहीं पला हूँ, पहले स्टेट मिनिस्टर बना, उसके बाद अब जाके मैं बोल रहे हैं ना, अगर आप देखेंगे सच भी बोल रहे हैं, गोद में तो बीजेपी की नहीं पले हैं। पहली जब उनके फादर थे तब वो गोद में पले थे जनता पार्टी के, तब की पॉलिटिकल पार्टी जो थी जनता पार्टी थी, तब वो उसकी गोद में पले थे, क्योंकि तब जनता पार्टी नेशनल कॉन्फ्रेंस को गिराने के चक्कर में थी, तब भी बी टीम थी। उसके बाद उस वक्त के दौरान कांग्रेस जो थी वो गिराने के चक्कर में पड़ी थी, तब ये कांग्रेस में चले गए। उसके बाद जब सेपरेटिज्म का सिलसिला शुरू आ गया,
तब ये अलबरक की गोद में बैठे थे और इन्होंने तब आज़ादी आज़ादी के नारे लगाए। अभी हाल ही में अगर आप देखेंगे फिर बीजेपी का दौर आया 2014 में, तब ये बीजेपी की गोद में चले गए और बीजेपी ने इनको मिनिस्टर बना दिया। आप याद होगा 2014 में सजाद लोन साहब मिनिस्टर बने थे, बीजेपी के गवर्नमेंट ने उनको मिनिस्टर बनाया था। उसके बाद अभी हाल ही में मैंने देखा, पिछले साल की बात है, आरएसएस का यहाँ पे पहलगाम में एक कॉन्फ्रेंस हुई थी, तब वहाँ आरएसएस की कॉन्फ्रेंस में पले बड़े। तो कहीं ना कहीं शायद पहली बार आज मैं सजाद गनी लोन साहब से अग्री करती हूँ, वो बीजेपी की गोद में नहीं पले हैं, वो बहुत सारी गोदों में पले हैं। जिस गोद में पावर होता है उसी गोद में जाके बैठ जाते हैं। एक वक्त जनता पार्टी की गोद में बैठे थे, फिर आज़ादी वाल सेपरेटिस्ट की गोद में बैठे थे, फिर मिलिटेंट्स की गोद में बैठे थे, फिर बीजेपी की गोद में बैठे थे, आज आरएसएस की गोद में बैठे, न जाने कल को किसकी गोद में बैठे होंगे। तो बिल्कुल सही उन्होंने फरमाया, वो सिर्फ बीजेपी की गोद में नहीं बैठे हैं, जहाँ पे पावर होता है वहाँ गोद में जाके बैठ जाते हैं। महबूबा जी ने हल्फ बर्दारी के बाद जब वो दोबारा प्रेसिडेंट बनी है, बहुत तीखा वार किया था नेशनल कॉन्फ्रेंस पे, जवाब देना चाहती है उस पर? देखिए, मेरे प्रेसिडेंट, बिल्कुल हम जवाब, क्या मैं उनको जवाब देना चाहती हूँ? बिल्कुल जवाब देना चाहती हूँ। क्या मेरा बहुत मन करता है उनको जवाब देने का? बिल्कुल मन करता है। लेकिन मेरे प्रेसिडेंट और मेरे वाइस प्रेसिडेंट की तरफ से मुझे और हमारी तंजीम को बहुत क्लियर हिदायत हैं कि आपस में लड़ाई नहीं करो, जम्मू और कश्मीर की आवाम की बात करो, यहाँ के हक की बात करो, यहाँ के लोगों के हकूक़ की बात करो। इसीलिए मैं उनकी हिदायत से नहीं हिल सकती, और जो मुझे हिदायत दिए गए हैं मैं वहाँ से अलग बात नहीं कर सकती। क्या हमारा मन करता है? बिल्कुल करता है, लेकिन हमें बोला गया है कि यहाँ के लोगों की जो इस वक्त डिसएम्पावरमेंट है, यहाँ के लोगों के जो इस वक्त हालात हैं, उनकी बात कीजिए, ये आपस में तू मैं नहीं कीजिए। अगर बीजेपी इलेक्शन नहीं करवा रही है, क्या बीजेपी खुद को आवाम से दूर नहीं कर रही है? क्या फ़र्क पड़ता है उनको? बीजेपी बिल्कुल आवाम से दूर उनको कर रही है, लेकिन उनको फ़र्क क्या पड़ता है? मुझे बताइए, उनको आवाम की टेंशन नहीं कम थी। बीजेपी का जो रूलिंग मॉडल है, उनका रूलिंग मॉडल एक्ट करता है 2-3 चीज़ों पे। पहली बात, उनका रूलिंग मॉडल एक्ट करता है, वो 2-3, 5-6 बड़ी बड़ी बिजनेस कंपनियां देखते हैं। वो उन बिजनेस कंपनियों को उस जगह के रिसोर्सेज बेचते हैं, ज़मीन बेच दी, वहाँ की पोर्ट्स बेच दिए, माइंस बेच दी, खाने बेच दिए, बड़े बड़े कंट्रैक्ट बेच दिए। उन कंट्रैक्ट से वो जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, वो बड़ी बड़ी कंपनियां इनको बड़े बड़े मोटे मोटे डोनेशन पकड़ाती हैं, रिश्वत एक तरह से पकड़ाती हैं, ये हज़ारों करोड़ों इस तरह से लपेटते हैं। इनको आवाम की क्यों फिक्र हो भाई? इनको आवाम के साथ क्या? इनका तो जो ये बिजनेस मॉडल है वो तो चल रहा है। ये समझने की बात ये बहुत ज़रूरी है कि बीजेपी एक पीपल ओरिएंटेड थिंग नहीं है। बीजेपी एक बिजनेस पॉलिटिकल पार्टी, एक बिजनेस के तरीके पे काम करती है, और इनका बिजनेस तो बखूबी चल रहा है जम्मू और कश्मीर में। तो इनको क्यों फिक्र पड़ती है कि जम्मू के दुकानदार के पास कोई 10 रुपए की चीज़ कोई खरीदो फरोख्त है, जम्मू के लोगों के पास खाने को कुछ है, उनकी हालत क्या है, कश्मीर के लोगों की हालत क्या है, नौजवानों की हालत क्या है, इनको क्यों फ़र्क पड़े भाई? इनको फ़र्क नहीं पड़ता, इनका बिजनेस मॉडल बखूबी चल रहा है। इफ़रा जी, आपने उन तमाम सवालों का जवाब दिया जो इखलाकी सतह पे हमें हक थे आपसे पूछने के, और आपने उनका जवाब दिया और आपने अपना समय दिया, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। ये थी इफ़रा जी, जो नेशनल कॉन्फ्रेंस इंचार्ज है सोशल मीडिया की। इन्होंने उन तमाम सवालों के जवाब दिए जो इस वक्त अवामी डोमेन में है, और ज़रूरी है अवाम को उन तमाम चीज़ों से पर्दा उठे कि इखलाकी सतह पे वो समझे कि नेशनल कॉन्फ्रेंस अपना किरदार कैसे अदा कर रही है अवामी खिदमत में। मुझे इजाज़त दीजिए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया विंग्स टीवी को देखने के लिए।